जय हिंद दोस्तों, रक्षागण के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी है डिफेंस पेंशनर्स और सिविलियन पेंशनर्स की पेंशन के बारे में, उनके पे स्केल के बारे में। दोस्तों कुछ साल पहले रक्षा राज्य मंत्री जी से सवाल पूछा गया था राज्यसभा में। उनसे पूछा गया था क्या डिफेंस पेंशनर्स और सिविलियन पेंशनर के पे स्केल सेम है, एक जैसे हैं? तो दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जो पे स्केल है डिफेंस पेंशनर के और सिविलियन पेंशनर के, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी पेंशन में कोई विसंगति नहीं है पूर्व सैनिकों के, ऐसा जवाब दिया था। तो दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा उनके जवाब को लेके। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा यूपीएस के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू तो कर दी, लेकिन दोस्तों कुछ शोधकर्ता हैं जो बता रहे हैं कि यूपीएस एक सही फैसला नहीं है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए, जो एनपीएस से निकलकर यूपीएस में आएंगे। जी हां दोस्तों, कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए यूपीएस के बारे में। यही दो विषय हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, राज्यसभा में पहले रक्षा राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया था। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया था कि सैनिक और सिविल पेंशनर का पे स्केल बराबर है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सवाल पूछा था रक्षा राज्य मंत्री जी से, किसी सांसद ने पूछा था। तो दोस्तों रक्षा राज्य मंत्री जी ने बताया था कि जो डिफेंस पेंशनर्स और जो सिविलियन पेंशनर है, उनका जो पे स्केल है वो बिल्कुल एक जैसा है। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी का। लेकिन दोस्तों पे स्केल तो यहां पर एक है, लेकिन पेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी हां दोस्तों, बहुत सी प्रॉब्लम है डिफेंस पेंशनर की पेंशन पे। दोस्तों अगर मैं बात करूं सिविलियन पेंशनर की, जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जो सिविलियन पेंशनर्स हैं जो अभी पेंशन ले रहे हैं लेवल 2 के, लेवल 3 के, जो दोस्तों इक्वल है डिफेंस पेंशनर के। जो सिविलियन पेंशनर्स हैं वो इस वक्त ज्यादा पेंशन ले रहे हैं डिफेंस पेंशनर से। जी हां दोस्तों, अगर मैं सिपाही की बात करूं और एक चपरासी की बात करूं, ग्रुप डी के एम्प्लॉय की बात करूं, तो दोस्तों जो चपरासी है, ग्रुप डी का एम्प्लॉय है, वो ज्यादा पेंशन ले रहा है एक सिपाही से। जी हां दोस्तों, अगर मैं असिस्टेंट की बात करूं, अगर मैं सेक्शन ऑफिसर की बात करूं सिविल के, वो ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। और बल्कि आर्मी के सूबेदार की कम पेंशन होगी, जो आर्मी के नायब सूबेदार है उनकी पेंशन कम होगी, 4200 या फिर 4600 ग्रेड पे की। जी हां दोस्तों, अगर मैं नायक की बात करूं तो दोस्तों नायक की पेंशन कम होगी, और बल्कि एक सिविल के असिस्टेंट की पेंशन ज्यादा होगी। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों बहुत पहले फोर्थ पे कमीशन पे या फिर थर्ड पे कमीशन पे, मैं पुराने पे कमीशन की बात कर रहा हूं, उस टाइम डिफेंस पेंशनर की पेंशन ज्यादा थी और जो सिविलियन पेंशनर थे उनकी पेंशन कम थी। लेकिन दोस्तों अब गंगा उल्टी बह रही है भारत सरकार की वजह से। जी हां दोस्तों, अब सिविलियन पेंशनर ज्यादा पेंशन ले रहे हैं और जो डिफेंस पेंशनर है उनकी पेंशन कम हो गई। अब दोस्तों किस वजह से ऐसा हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है विसंगतियां, प्रॉब्लम पेंशन में, डिफेंस पेंशनर की पेंशन में। जी हां दोस्तों, अभी दोस्तों सिविलियन पेंशनर की पेंशन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हां दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है मैं भी एक सिविल डिपार्टमेंट में हूं, पेंशन डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों हमारे यहां पेंशनर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिविलियन पेंशनर की। जी हां दोस्तों 2% 3% होगी। लेकिन दोस्तों जब से मैंने डिफेंस पेंशनर देखी है, जी हां दोस्तों, जब से मैंने डिफेंस पेंशनर की पेंशन को देखा है, संभाला है, जी हां दोस्तों, विसंगतियां मैंने देखी है, तो दोस्तों आप मानेंगी नहीं, 80 से 90% डिफेंस पेंशनर की पेंशन में प्रॉब्लम है और अभी भी चल रही है। इस वजह से जो पेंशन का परसेंटेज है वो बहुत नीचे चला गया है डिफेंस पेंशनर की पेंशन पे। जी हां दोस्तों, चाहे आप 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स देखिए, चाहे आप ओआरओपी को देखिए। जी हां दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स जो अभी पेंशन आ रहे हैं, जो 7 सीपीसी का लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन में भी प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जो पुराने पेंशनर्स हैं जो ओआरओपी ले रहे हैं, उनकी पेंशन में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं उनकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेंशन पे। यानी दोस्तों अगर आप पूरे डिफेंस सिस्टम को देखिए पेंशन में, तो प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम सिविलियंस पेंशनर की पेंशन पे नहीं है।
एक मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर रक्षा राज्य मंत्री जी कहते हैं राज्यसभा में कि जो पे स्केल है वो बराबर है, पे स्केल यहां पे बराबर है, पेंशन में कोई विसंगतियां नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। पेंशन में सबसे बड़ी विसंगतियां डिफेंस पेंशनर के साथ है। जी हाँ दोस्तों, पे स्केल तो आप बराबर कर दोगे, लेकिन पे स्केल का करना क्या है? मेन तो पेंशन है, बेसिक पेंशन है, बेसिक पे से ही बेसिक पेंशन बनी है। जी हाँ दोस्तों, तो मेन दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो है पेंशन पे, तो पेंशन को ठीक करना बहुत जरूरी है डिफेंस पेंशनर की। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो ये गैप बहुत बढ़ता रहेगा और यही गैप कहीं ना कहीं 8 सीपीसी में भी रहेगा जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, क्योंकि दोस्तों 8वें वेतन आयोग में सिविलियन पेंशनर की तो पेंशन बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आएगी डिफेंस पेंशनर के साथ, क्योंकि जो पुरानी विसंगति है वो दूर नहीं होगी, और जब तक पुरानी विसंगतियां दूर नहीं होगी तो सही फायदा 8 सीपीसी का डिफेंस पेंशनर को नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे जो रक्षा राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पे स्केल बराबर है, कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एनपीएस से यूपीएस में आए पेंशनर्स और कर्मचारियों के पैसे का क्या होगा जो एनपीएस में जमा होगा। जी हां दोस्तों, जो अभी एनपीएस के कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन जमा है, उस पैसे का क्या होगा अगर एनपीएस के कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाते हैं? एक सबसे बड़ा सवाल है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बात रखी थी। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉस होगा। जी हां दोस्तों, किस तरीके से लॉस होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से भारत सरकार ने अग्निवीर स्कीम थोप दी जवानों के साथ, उसी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार यूपीएस को भी थोप रही है। जी हां दोस्तों, अभी फिलहाल यूपीएस पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है, सिर्फ अभी घोषणा हुई है, गैजेटेड नोटिफिकेशन ही आए हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, जब एक्चुअल में यूपीएस में डाल दिया जाएगा एनपीएस के कर्मचारियों को, तब दोस्तों देखा जाएगा कि इसका फीडबैक कैसे रहता है। जी हां दोस्तों, वैसे जो शोध करता है वो यही बता रहे हैं कि यूपीएस एक सक्सेसफुली स्कीम नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी इसमें आगे, कहीं ना कहीं सरकार अपना फायदा देख रही है, ऐसा शोधकर्ता जो है वो बता रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जो एनपीएस से यूपीएस में आएंगे पेंशनर और कर्मचारी, उनके पैसों का क्या होगा? क्या वो वापस मिलेगा या फिर ब्याज सहित सरकार अपने पास रखेगी? कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एनपीएस से यूपीएस में आएंगे, जी हां दोस्तों, उनको कुछ लमसम अमाउंट मिलेगा। जी हां दोस्तों, कैसे? दोस्तों बेसिक प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा लमसम अमाउंट दिया जाएगा। यह मैंने आपको कल बताया था। जो एनपीएस से यूपीएस में आएंगे उनको दोस्तों बेसिक प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा लमसम अमाउंट में दिया जाएगा। अब दोस्तों कैलकुलेशन देखिए इसकी, जैसे किसी की बेसिक है 45,000 रुपए, तो दोस्तों जैसा आपको पता है यूपीएस में डीए भी मिलेगा, डीआर भी मिलेगा। तो दोस्तों बेसिक है किसी की 45,000 रुपए, तो दोस्तों उस पर डीए लगेगा 53%। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे किसी की बेसिक 45,000 है तो डीए लगेगा 53%, तो दोस्तों डीए लगकर होगा ये 23,850। दोनों का टोटल करेंगे, बेसिक का और डीए का, तो ये आएगा 68,850। अब दोस्तों इसका 1/10वां हिस्सा कितना होगा? 6,885। जी हां दोस्तों, जो ये अमाउंट आया था 68850, इसका 1/10वां हिस्सा ये आता है 6885। अब दोस्तों हम मान लेते हैं अगर कर्मचारी ने 10 साल सेवा करी है तो इसका 2 गुना कितना हुआ? 10 का 20, तो 6 महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा यहां पे दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, कैसे? जैसे दोस्तों 1/10वां हिस्सा आया था 6,885, तो 6,885 मल्टीप्लाई 20। जी हां दोस्तों, यानी जो 10 साल सर्विस करी है उसका यहां पे डबल 20 साल, तो दोस्तों लमसम अमाउंट मिल जाएगा 1,37,700। जी हां दोस्तों, इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा लमसम अमाउंट के रूप में, जो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होंगे। जी हां दोस्तों, इस तरीके की ये कैलकुलेशन रहेगी। अब दोस्तों इसमें नुकसान क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आपको ये तो पता लग गया कि लमसम अमाउंट इतना मिलेगा, अब नुकसान क्या है ये आप देखिए। यूपीएस में 50% पेंशन लेने के लिए
कर्मचारी को पूरा अंशदान सरेंडर करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जो उसका पूरा अंशदान है, जो 10% का पूरा उसका अंशदान है, जो उसने कंट्रीब्यूट किया, वो पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, और किस लिए सरेंडर करना पड़ेगा ये आगे देखिए। केवल लास्ट बेसिक का 1/10वां हिस्सा लॉलीपॉप की तरह दे दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, सिर्फ 1/10वां हिस्सा आपको मिल जाएगा और बाकी पैसे का क्या हुआ आपका नुकसान। जी हां दोस्तों, वो आपको कहां मिला, और वो भी इंटरेस्ट सहित, वो तो आपको नहीं मिला। सिर्फ लॉलीपॉप की तरह 1/10वां हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, पूरे अंशदान में से जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। दोस्तों ये है सबसे बड़ा नुकसान। यूपीएस में पेंशनर को एडिशनल पेंशन देने का जिक्र नहीं है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशनर हैं वो एडिशनल पेंशन लेते हैं जब उनकी एज 80 क्रॉस होती है, जब वो 80 साल पूरे करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये स्कीम एडिशनल पेंशन देने की यूपीएस में लागू होगी? क्योंकि एनपीएस में तो लागू है नहीं। जी हां दोस्तों, क्योंकि एनपीएस में पूरी पेंशन है ही नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह। जी हां दोस्तों, क्या एडिशनल पेंशन देने का प्रावधान यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है? गैजेट नोटिफिकेशन में तो मुझे कहीं नहीं दिखा कि उसमें लिखा हो कि जो यूपीएस लेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेंगे, उन पेंशनर को एडिशनल पेंशन दी जाएगी जब उनकी एज 80 पहुंचेगी। ऐसा कोई प्रावधान है गैजेट नोटिफिकेशन में तो मुझे कहीं नहीं दिखा। आप मुझे बताइए, क्या आपको कहीं दिखा एडिशनल पेंशन देने का प्रावधान यूपीएस के पेंशनर को? आप कमेंट करिए। अब दोस्तों अगला सवाल है, क्या यूपीएस और एनपीएस के पेंशनर को 8 सीपीसी का सही फायदा मिल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। जी हां दोस्तों, जो अभी एनपीएस के कर्मचारी है, पेंशनर है, जी हां दोस्तों, उन्होंने 7 सीपीसी को देख लिया होगा। जी हां दोस्तों, उनकी बेसिक भी कहीं ना कहीं होगी, लेकिन पेंशन उस हिसाब से उनको नहीं मिल रही होगी। बहुत ही मिनिमम पेंशन उनको मिल रही होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एनपीएस कोई ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन आपको मिलेगी। नुकसान है एनपीएस में पेंशन पे। जी हां दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, यूपीएस में भी एश्योर्ड पेंशन देने का वादा किया कि लास्ट पे डॉन का आपको 50% पेंशन मिलेगी। अब क्या इसका फायदा आपको 8 सीपीसी में मिलेगा? पूरा फायदा 8 वेतन आयोग में मिलेगा? यह आगे देखने वाली बात होगी जब यूपीएस को पूरी तरीके से पेंशनर्स कर्मचारी यूज करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि 8 वेतन आयोग में पूरा फायदा 100% फायदा यहां पे यूपीएस के पेंशनर को मिल पाएगा। अभी हमें फीडबैक लेना होगा जब यूपीएस में कर्मचारी या फिर पेंशनर काम करेंगे, जब यूपीएस में वो डाले जाएंगे। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, क्या अग्निवीर की तरह यूपीएस भी थोपी गई स्कीम है भारत सरकार के द्वारा कर्मचारियों पे या फिर पेंशनर पे? हालांकि पेंशनर के पास, कर्मचारियों के पास ऑप्शन रहेगा, या तो वो एनपीएस ले या फिर वो यूपीएस ले। जी हां दोस्तों, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकेंगे जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन क्या यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक सही योजना साबित होगी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर के लिए? आप नीचे कमेंट करिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप भी कहीं ना कहीं आप यूपीएस के दायरे में आएंगे। अगर आप लेना चाहेंगे आपको भी ऑप्शन मिलेगा। जी हां दोस्तों, जो एनपीएस या फिर यूपीएस के दायरे में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आपको भी फायदा मिलता है यूपीएस का तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या चीजें आपको इसमें अच्छी लगी और क्या आपको चीजें अच्छी नहीं लगी? आप भी अपना फीडबैक रखिए, आप भी कमेंट करके बताइए। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, तो आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या अग्निवीर की तरह यूपीएस भी एक थोपी गई स्कीम साबित होगी आगे चलकर सरकारी कर्मचारियों पे या फिर पेंशनर पे? आप अपना सुझाव रखिए, आप अपनी जानकारी जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो मेरे आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएस से बेहतर एनपीएस क्यों है। जी हां दोस्तों, यूपीएस से बेहतर एनपीएस क्यों है। जी हां दोस्तों, कुछ रिटायरमेंट की मैं आपको उदाहरण भी दिखाऊंगा, यानी जो आगे रिटायर होने वाले एम्प्लॉय होंगे, कर्मचारी होंगे, क्या उनको यूपीएस में जाना चाहिए या फिर वो एनपीएस में ही बने रहे? जी हां दोस्तों, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। इसका जवाब मैं आगे आने वाले वीडियोस में दूंगा। तो कंटिन्यू आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।